हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 15 नवंबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली हमारी सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि हमारे इस क्लास की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि रिवीजन इज़ द मेन की। अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है तो, अगर लॉन्ग टर्म तक इनको याद रखना है तो हमारा मेन पर्पज़ ये रहता है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़ा सकें। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 दिन हमारी इस क्लास को ज़रूर करके देखिए, एक बार ट्रायल लेके देखिए। आपको इसका रिजल्ट अपने मॉक टेस्ट में या एग्जाम्स में ज़रूर दिखाई देगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस 1 मिनट की छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो ये ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooksPDF.com पर। आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हम हाइलाइट्स का यूज़ करते हैं, स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं हमारी इन ई बुक्स को, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि एक दिन पहले हमने जो क्वेश्चंस 12 किए होते हैं उनको हम यहाँ पर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्घाटन हो गया है भूटान में और इसकी कैपेसिटी है लगभग 1020 मेगावाट। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि भूटान गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट करने हाल ही में। 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जिसका नाम है विनबैक्स 2025, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया वियतनाम के हनोई में। ये इसका 6ठा संस्करण था। मुख्य फोकस यहाँ पे क्या था? इंजीनियरिंग, सैन्य चिकित्सा और खोज एवं बचाव। ठीक है, कब से कब तक होगा? 11 को शुरू हो चुका है, 11 नवंबर को, और 29 नवंबर तक ये चलने वाला है। और इस साल के लिए कहाँ पर हो रहा है? वियतनाम के हनोई में। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया? इनका नाम है दीपक गुप्ता। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता को। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो 12 नवंबर को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है चाइल्ड सर्वाइवल। अगला है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को। नवंबर 2025 में शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, जो कि हैं अमित शाह। नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत करी है? तो तमिलनाडु स्टेट ने। इसके अंदर जो है 38 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, अगला है, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और ये टूर्नामेंट जो है ये भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से सह मेजबानी किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों को डिजिटल बनाने और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए स्कूल वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। नवंबर 2025 में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन हो गया है मालदीव देश में। और अगला है, तत्काल सीमा पार भुगतान के लिए भारत के यूपीआई और किस देश के बेनिफिट नामक भुगतान प्रणाली के बीच समझौता हुआ है? जैसे इंडिया का यूपीआई है वैसे ही बहरीन देश का बेनिफिट भुगतान प्रणाली है और इनके बीच हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, आंसर है यहाँ पर बहरीन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। हमने कल बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को समझा था और आज हमने बस रिवाइज किया, इसको सरसरी निगाह से बेसिकली देखा है। ठीक है, तो अगर आप इनको डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला प्रश्न है,
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों यानी कि 1995 से लेकर 2024 तक के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 लॉन्च हो चुका है पिछले 30 सालों के लिए, यानी कि 1995 से लेकर 2024 तक के लिए। आपको बताना है कि इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया इसमें 9th स्थान पर था। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। तो ये वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है 2026 का, और इसको जर्मन वॉच नामक एक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा COP30 सम्मेलन 2025 में जारी किया गया। ठीक है, ये रैंकिंग पिछले 30 वर्षों के दौरान जलवायु आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित हुए देशों पर आधारित है। 1995 से लेकर 2024 तक की लंबी अवधि के जलवायु जोखिम इंडेक्स में भारत दुनिया भर में 9वें स्थान पर रहा। 2024 के सालाना इंडेक्स में ये 10वें स्थान से सुधरकर 15वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित टॉप 3 देश कौन से हैं? इस अगर हम ईयर गैप की बात करेंगे तो पहले पे आता है डोमिनिकन रिपब्लिक, दूसरे पे आता है म्यांमार और तीसरे पे है होंडुरस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जलवायु आपदाओं से प्रभावित देश हैं। इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या है? 9th पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है C ऑप्शन। इसी के साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट सूचकांक जारी होते हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो पिछले ही दिनों रिलीज़ हुआ है अक्टूबर मंथ में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इन्होंने बताया कि जो दिल्ली है हमारी वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी साबित हुई है। ठीक है, इसी के साथ इंडिया जो है वो 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है। और अगर हम यहाँ पर सबसे साफ़ सुथरे सिटीज़ की बात करेंगे तो इसमें पुणे नंबर 1 पर है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि हम पोल्यूशन वाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो क्लीनेस्ट सिटी हमारी इंदौर है, लेकिन पोल्यूशन वाइज देखेंगे तो पुणे फर्स्ट पर आती है क्लीनेस्ट सिटी के मामले में, और दूसरे पर आती है मुंबई, और तीसरे पर है यहाँ पर नासिक। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। इसी के साथ चलिए थोड़ा सा यहाँ पर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचकांक रिलीज़ हुए हैं उनको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं उनके बारे में। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थान थी 131 और पहले स्थान पर था यहाँ पर आइसलैंड। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लॉन्च हुई थी 2025 की, इसमें हमारी पोजीशन है 118 और पहले स्थान पर है फिनलैंड देश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में हमारी रैंक है 151 और पहले देश पर है नॉर्वे। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान रहा है पारादीप बंदरगाह का, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य का स्टेटस मिला है राजस्थान को। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में हमारी रैंक है 25 और पहले पोजीशन पर है अमेरिका इसमें। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हमारी रैंक है 14 और पहले स्थान पर है बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारी रैंक है 4थी और पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में हमारी पोजीशन है 96 और पहले स्थान पर है डेनमार्क। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में हमारी रैंक है 10th और शीर्ष स्थान पर है यहाँ पर डेनमार्क। ठीक है, तो ये आपके 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, यानी कि सूचकांक हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनको आपको ध्यान में रखना है। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? कौन से इंस्टीट्यूट है इसमें से जिसने कि डेवलप कर दिया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? तो ये जो डेवलपमेंट है ये करी है IIT बॉम्बे ने। ठीक है, IIT बॉम्बे ने इसको डेवलप कर लिया है। देश का पहला ये स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है जो IIT बॉम्बे के PQuest समूह यानी कि PQuest ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। क्या है ये क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? ये एक उन्नत क्वांटम सेंसिंग उपकरण है जो हीरे में मौजूद नाइट्रोजन वैकेंसी केंद्रों की मदद से सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का सटीक पता लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन IIT बॉम्बे। इसी के साथ मैंने आपको बहुत बार बताया है कि IIT मद्रास जो है इनका पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाला गया था? तो ज़ांज़ीबार में। ठीक है, ज़ांज़ीबार कहाँ पर है? तंजानिया देश में। और पिछले दिनों IIT जो दिल्ली है इन्होंने भी डिसाइड किया है कि अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डालने वाले हैं, और कहाँ पर ये डालेंगे? तो अबू धाबी में। ओके, अगला प्रश्न है, पुस्तक 1/12 को वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसके लेखक कौन है? ये बुक है 1/12। इसको हाल ही में अवार्ड मिला है प्रेस्टीजियस साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2025 का हिंदी लैंग्वेज में इन द ईयर 2025। और इसके ऑथर कौन है आपको ये बताना है। इसके ऑथर है मिस्टर सुशील शुक्ला। ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का आयोजन 14 नवंबर 2025 को किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है भाषा के अनुसार। विजेताओं की ये पूरी सूची है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन सुशील शुक्ला। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि
आपको बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ज़रूर याद रखना है, ये दोनों अलग अलग अवार्ड्स हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 की हमने बहुत बार बात करी है और इस साल के लिए विनर हैं इसकी बानू मुश्ताक। इनकी एक कविताओं का संग्रह आया था हार्ट लैम्प, और इसके लिए ही इनको इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बुकर प्राइज़ की यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे तो हमने देखा था कि फ्लैश नॉवेल के लिए, एक नॉवेल है फ्लैश, और इसके लिए डेविड ज़ैले को इस साल का बुकर प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग अवार्ड्स हैं, दोनों में अलग अलग विनर्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में जीआई टैग दे दिया है 2 ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, जिनका नाम है तुंगबुक और पमटोंग पुलिट। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम। ठीक है, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सिक्किम के हैं। भारत सरकार ने 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया। इससे सिक्किम के लेप्चा समुदाय को सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा मिला है। ठीक है, इन्हें 5 नवंबर को भारत सरकार की जीआई टैग की संगीत वाद्य यंत्र श्रेणी के अंतर्गत आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर लिया गया है। तो ये 2 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सिक्किम को बिलोंग करते हैं, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। 2025 में बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, और ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है 1 नंबर का आपके एग्जाम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम प्रोडक्ट्स देखें 2025 के, तो एक लहसुन की वैरायटी है जिसका नाम है कोडाई कानल गार्लिक। ठीक है, और ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, 2025 में इसको जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ जो आप एक नमकीन खाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है ये बीकानेरी भुजिया, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, और ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? राजस्थान का। ठीक है, सिमिलरली जो माजुली मास्क हैं ये असम स्टेट का प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला है। तो बहुत सारे इस तरह के जो 2025 में जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा स्टेट है जिसने भारत नेट स्कीम को अपने पूरे स्टेट पे लागू कर दिया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन पंजाब। ठीक है, तो पंजाब भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में संशोधित भारत नेट योजना लागू की है। इससे देश के किसी भी स्थान से पंजाब की सीमा का लाइव मॉनिटरिंग संभव हो सकेगा। ओके, नवंबर 2025 के अंत तक पंजाब के सभी गांव इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। भारत नेट योजना का उद्देश्य ये है कि सभी ग्राम पंचायत, घर और संस्थान को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो पंजाब भारत का पहला राज्य बना जिसने कि भारत नेट स्कीम को अपने पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट कर दिया है। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार बताती हूँ। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया का पहला अगर हम बात करें कि भिखारी मुक्त शहर कौन सा है, तो ये है इंदौर। ठीक है, इसी तरह से केरला जो है ये पहला राज्य बनने वाला है जो कि अपने यहाँ से अत्यधिक गरीबी को एलिमिनेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ें पहली बार होती हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखा करिए, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट लैटिन अमेरिका देश कौन सा है जिसने की इच्छा मृत्यु को अलाउ किया है, तो ये देश था उरुग्वे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाए तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे हमारी एक इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिसमें हमने बात करी है कि भारत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पहली बार हुई हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि पंजाब की बात की तो चलिए हम पंजाब का राज्य दर्शन भी कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी इसकी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं भगवंत मान, राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। उच्च न्यायालय इसका कौन सा है? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं सील नागू। सीमावर्ती राज्य इसके कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इसका पड़ोसी देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। राजकीय पशु यहाँ पर है काला हिरन, राजकीय पक्षी है बाज, राज्य वृक्ष है यहाँ पर शीशम और राजकीय पुष्प है ग्लेडियोलस। ठीक है, त्योहार कौन कौन से यहाँ पर होते हैं? लोहड़ी, बैसाखी, होला मोहल्ला, गुरु पर्व और तिहान। लोक नृत्य कौन से हैं? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, सामी, झिंझिया, किकली और धामाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पंजाब का राज्य दर्शन। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रमुख वैश्विक ऑटोमोटिव निकाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन है ग्लोबल ऑटोमोटिव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स के? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर शैलेश चंद्रा। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
शैलेश चंद्र ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये जो बॉडी है ये सुरक्षा, व्यापार और उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर वैश्विक ऑटो निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। उपाध्यक्ष इसके कौन है? हिल्डेगार्ड मूलर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शैलेश चंद्रा। इसी के साथ बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नए नए प्रेसिडेंट अपॉइंट होते रहते हैं। एक कंट्री है जिसका नाम है सीशेल्स, और सीशेल्स में हाल ही में यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बने हैं और इनका नाम है पैट्रिक हार्मिनी। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन, ये गए थे इनकी ओथ सेरेमनी में। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 के लिए डिक्लेयर हो चुके हैं और इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन मिला है महाराष्ट्र स्टेट को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो महाराष्ट्र ने 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जीत लिया है। इन पुरस्कारों का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर 2025 को विजेताओं को सम्मानित करने वाली हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार देश में जल प्रबंधन के हर स्तर पर उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ जिला, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, उद्योग संस्था और व्यक्तिगत योगदान जैसी श्रेणियां शामिल हैं। ठीक है, इसमें अगर हम टॉप 3 राज्यों की बात करेंगे तो पहले पर है यहाँ महाराष्ट्र, दूसरे पर है गुजरात और तीसरे पर है हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। COP32 क्लाइमेट समिट की मेज़बानी 2027 में एथियोपिया देश करने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 10 सितंबर को ब्राज़ील में 2025 के COP30 में 2027 में आयोजित होने वाले COP32 कार्यक्रम के लिए एथियोपिया देश को मेज़बान देश के रूप में चुनने पर सैद्धांतिक रूप से आम सहमति जताई गई। ये इवेंट कहाँ पर होगा? अदीस अबाबा में। ठीक है, एथियोपिया की राजधानी है ये पहली बार होगा जब पूर्वी अफ्रीका का कोई देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यहाँ पे नोट एक लिखा हुआ है कि जबकि ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच COP31 की मेज़बानी की दौड़ अभी तक तय नहीं हुई है। ठीक है, तो COP31 अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन COP32 के लिए जो मेज़बान देश है वो डिसाइड हो गया है, ये है एथियोपिया। और COP30 की हम बात करेंगे तो इसको होस्ट किया था ब्राज़ील ने। ठीक है, ब्राज़ील के बेलेम में ये इवेंट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनाया है? कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अडॉप्ट किया है दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर, यूनेस्को। ठीक है, तो नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को ने अपनाया है। और इस नैतिक ढांचे का उद्देश्य क्या है? न्यूरो टेक्नोलॉजी के विकास और उपयोग में मानव अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता और नैतिकता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यूनेस्को की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। और इसके नए महानिदेशक बने हैं खालिद एल एनानी, जो कि मिस्र से हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2025 का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, क्योंकि ये मिस्र के पहले व्यक्ति हैं जो कि महानिदेशक बने हैं यूनेस्को में। यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है? WHO, UNGA, WEF, इनके हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, हमने पीछे देखा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वोलवार्ड को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड्स का विजेता घोषित किया गया। ये दोनों किस देश से संबंधित हैं? तो इनको डिक्लेयर किया गया है ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के लिए। आपको बताना है कि ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड इनको दिया गया है। पुरुष वर्ग में विनर हैं सेनुरन मुथुसामी। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 11 विकेट लिए थे और 89 रन की पारी खेली थी, जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था। महिला वर्ग में देखेंगे तो लॉरा वोलवार्ड ने ICC महिला विश्व कप 2025 में अक्टूबर महीने में 470 रन बनाए, जिसमें कि 3 अर्धशतक थे, और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल्स में इन्होंने 169 रन बनाए थे। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है अलग अलग कैटेगरीज में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सितंबर मंथ के लिए, तो दोनों ही जो प्लेयर थे सितंबर मंथ के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ के, वो भारतीय थे। ठीक है, इसमें अगर हम मेंस कैटेगरी में देखेंगे तो विनर थे मिस्टर अभिषेक शर्मा,
और अगर हम वुमेंस कैटेगरी में देखेंगे तो ये हैं हमारी उपकप्तान स्मृति मंधाना। ठीक है, ये सितंबर मंथ के लिए दोनों लोग आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ बने थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर टर्मिनल है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है सी ऑप्शन गुवाहाटी में। ओके, तो नवंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल और जेटी का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर परिवहन को बेहतर और कुशल बनाने के लिए बनाया गया। ये परियोजना असम में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ये इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर टर्मिनल है जिसका इनॉग्रेशन असम के गुवाहाटी में हुआ है। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का यह पहला मॉडर्न रिवर टर्मिनल है और इसी के साथ हम चलिए कुछ 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि भारत में पहले से रिलेटेड हैं, यानी कोई भी चीज़ जो भारत में पहली बार हुई है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इन्होंने पंचवटी एक्सप्रेस में अपना पहला एटीएम स्थापित किया है। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पठानकोट में, जो कि पंजाब में लोकेटेड है। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण हो गया है एम्स दिल्ली में। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बन रहा है आईएनएस गुलदार। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग जो भी चीज़ें भारत में पहली बार हुई हैं। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, नवंबर 2025 में विजयनगर काल के 103 छापयुक्त स्वर्ण सिक्के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो 103 स्टैम्प्ड गोल्ड कॉइन्स विजयनगर पीरियड से हमें मिले हैं तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले के कोविलूर गांव के चोलकालीन शिव मंदिर में विजयनगर युग के 103 छापयुक्त स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ये सिक्के मरम्मत के दौरान पाए गए और राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने इन्हें सुरक्षित किया। अब तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा जांच के बाद इन्हें जिला कोषागार में रखा जाएगा और ये खोज विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के काल की मंदिर निर्माण गतिविधियों को दर्शाती है। ठीक है, तो ये सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तमिलनाडु से। तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। और यहाँ पर करंटली गवर्नर कौन है? तो मिस्टर RN रवि। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को GI टैग से सम्मानित किया? और तीसरा प्रश्न है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव हो सकता है तो आप वो भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं।
साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।